आज के टाइम पर पूरी दुनिया में लगभग 831 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो हालांकि आज इंडिया में गरीबी पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो कि खाना खाने से पहले, अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले या फिर हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाने से पहले ये 100 बार सोचते हैं कि क्या मैं इन सब चीजों का खर्चा अफोर्ड भी कर पाऊंगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सभी प्रॉब्लम्स की मेन रूट क्या है? पैसा। और अगर प्रॉब्लम सिर्फ पैसा ही है तो हमारी गवर्नमेंट ज्यादा पैसा प्रिंट करके गरीबों को क्यों नहीं दे देती? सब अमीर हो जाएंगे, सबकी लाइफ अच्छी हो जाएगी और देश में इनइक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी। सही है ना? नहीं, दरअसल सुनने में आइडिया जितना ज्यादा सिंपल लगता है, एक्चुअल में ये उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट बिना कुछ सोचे समझे ज्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर दे और लोगों को देना शुरू कर दे, तो उससे इन लोगों की लाइफ अच्छी नहीं होगी, बल्कि और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। पर कैसे? इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब गवर्नमेंट देश में ज्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर देती है तो इससे इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर गूगल पर इस क्वेश्चन को सर्च करें तो आंसर मिलता है इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। बट व्हाट इज इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है टाइम के साथ चीजों के प्राइस का बढ़ना, और इसके पीछे का जो मैकेनिज्म होता है वो सप्लाई और डिमांड के लो पर टिका हुआ होता है। यानी अगर इकोनॉमी में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा हो लेकिन डिमांड कम हो तो उस प्रोडक्ट का प्राइस कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज्यादा हो पर सप्लाई कम हो तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। और जब ये डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम वाली सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है तब जन्म लेती है हाइपर इन्फ्लेशन, यानी बहुत ज्यादा महंगाई। ओके, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को अपनी वीडियो के मेन टॉपिक के साथ कनेक्ट करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक शहर में एक बेकरी है जहां पर जो एक ब्रेड का पैकेट है वो 50 रुपए का मिलता है, और उस बेकरी में इस टाइम पर ब्रेड के सिर्फ 5 ही पैकेट पड़े हुए हैं। इसके बाद क्या होता है कि उस बेकरी में ब्रेड खरीदने के लिए 5 कस्टमर्स आ जाते हैं और सबके पास 50-50 रुपए हैं, और सभी कस्टमर एक एक ब्रेड का पैकेट खरीद लेते हैं। अब दूसरे सिनारियो की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारी गवर्नमेंट अचानक से ज्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर देती है और हर किसी के अकाउंट में 50 रुपए डाल देती है, और अब इन सब के पास हो जाते हैं 100 रुपए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बेकरी में अभी भी 5 ही ब्रेड के पैकेट पड़े हुए हैं और बेकरी वाला एकदम से ब्रेड की प्रोडक्शन भी नहीं कर सकता। लेकिन जो ये कस्टमर्स हैं जिनके पास अब 100 रुपए आ चुके हैं, इनमें से हर कोई ये सोच रहा है कि मैं 2 ब्रेड के पैकेट खरीद लेता हूँ। यानी अब जो ब्रेड की डिमांड है वो बढ़ चुकी है लेकिन सप्लाई लिमिटेड है। अब ऐसे में बेकरी वाला बंदा देखता है कि यार लोगों में तो ब्रेड खरीदने के लिए कंपटीशन चल रहा है, तो क्यों ना मैं ब्रेड का प्राइस 50 रुपए से 100 रुपए कर दूं, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और कस्टमर तो इस प्राइस पर ब्रेड खरीद ही लेंगे क्योंकि उनके पास पैसे भी हैं और उनको जरूरत भी है। तो फाइनली क्या होता है कि ये सभी कस्टमर 100 रुपए के प्राइस पर एक एक ब्रेड का पैकेट खरीद लेते हैं। बस फर्क इतना है कि जिस चीज को खरीदने के लिए पहले इनको 50 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उसी सेम चीज को खरीदने के लिए अब इनको 100 रुपए देने पड़े। और एंड रिजल्ट क्या हुआ कि जहां इनके अकाउंट में गवर्नमेंट के द्वारा 50 रुपए डालने के बाद इनकी परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए थी, वहीं अब इनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। और इसी तरह अगर बात करें इस बेकरी वाले की, तो स्टार्टिंग में तो इसको काफी प्रॉफिट होगा क्योंकि मार्केट में ब्रेड कम है, लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं, हर कोई ब्रेड खरीद सकता है, और इसलिए ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ब्रेड के प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा कि इस बेकरी वाले को या फिर मार्केट में जितने भी बेकरी वाले हैं उन सबको और ज्यादा ब्रेड बनाने के लिए व्हीट खरीदनी पड़ेगी ताकि वो महंगे ब्रेड बनाकर उनको बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन अब क्योंकि मार्केट में व्हीट की सप्लाई भी लिमिटेड है, इसलिए व्हीट के प्राइस भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जब रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट यानी ब्रेड और भी ज्यादा महंगी हो जाएंगे। तो इस पूरी कहानी का कंक्लूजन ये है कि अगर किसी देश में बिना प्रोडक्शन को इंक्रीज किए ज्यादा पैसा प्रिंट कर दिया जाए तो उससे सिर्फ इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स ही पैदा होती हैं और पैसा अपनी वैल्यू खो देता है। अब शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये चीज इतनी ही सिंपल है तो कोई देश ज्यादा पैसा प्रिंट करने वाली गलती करेगा ही क्यों? लेकिन हमारी हिस्ट्री में ऐसी कई सारी एग्जांपल्स हैं जहां पर कई गवर्नमेंट्स ने अपने देश के बेनिफिट के लिए ज्यादा पैसा प्रिंट करने की गलती की, और उस गलती के जो रिजल्ट निकलकर सामने आए वो बहुत ही खतरनाक और हैरान कर देने वाले थे।
1918 में यानी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने से कुछ ही टाइम पहले जब ये साफ नजर आने लगा कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 नहीं जीत सकता, तो वहां पर एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से वहां के एम्पीरियर को अपनी पावर छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद जर्मनी में मोनार्की खत्म कर दी गई और एक नया डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया गया, यानी वेइमार रिपब्लिक। लेकिन इस नई गवर्नमेंट को विरासत में एक ऐसा देश मिला था जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत बुरी कंडीशन में जा चुका था। देश की फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी सब कुछ बर्बाद हो चुका था और पूरे देश में दंगे और टेंशन वाला माहौल बना हुआ था। और ऊपर से 1919 में एलाइड फोर्सेस ने सिक्योरिटी के थ्रू जर्मनी को ही वर्ल्ड वॉर 1 का दोषी मानते हुए जर्मनी पर 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स का वॉर रिप्रेशन डाल दिया था, जो कि उस टाइम पर जर्मनी के लिए चुका पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपने डेली के काम चलाने तक के पैसे नहीं थे और देश में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब जैसी सिचुएशन जर्मनी में बन चुकी थी, उसको कंट्रोल करने के लिए वहां की गवर्नमेंट बिना कुछ सोचे समझे बहुत बड़े लेवल पर करेंसी नोट प्रिंट करना शुरू कर देती है। और जब मार्केट में जरूरत से ज्यादा पैसा जाता है लेकिन प्रोडक्ट लिमिटेड होते हैं, तो पहले इन्फ्लेशन और फिर हाइपर इन्फ्लेशन जन्म लेती है और पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है। नवंबर 1923 तक हालात ऐसे बन चुके थे कि जर्मनी में चीजों के प्राइस दिनों में नहीं बल्कि घंटों में डबल हो रहे थे। लोगों को ऐसे नोट भर भर कर मार्केट में जाना पड़ता था ताकि वो एक टाइम का खाना खरीद सके। आप हैरान हो जाओगे कि जनवरी 1923 में जहां एक लोफ ऑफ ब्रेड का प्राइस 250 मार्क्स था, वहीं साल के एंड तक आते आते इसका प्राइस 200 बिलियन मार्क्स हो चुका था। अब हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे की, जिसको पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। पहले यहाँ पर साउथ अफ्रीका की तरह अपार्टाइड सिस्टम चलता था, जहाँ रेशियल सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन 1980s में जब ये सिस्टम खत्म हुआ तो रोडेशिया नाम को खत्म करके एक नए देश की शुरुआत की गई, जिसका नाम रखा गया जिम्बाब्वे। और ये बनते हैं इस नए देश के प्रेसिडेंट, जो कि एक कट्टर एंटी कॉलोनियलिस्ट लीडर थे। इनका मानना ये था कि कॉलोनियल टाइम में हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको खत्म करने के लिए हमें देश के व्हाइट लैंड ओनर से जमीनों को लेकर देश के ब्लैक फार्मर्स में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ताकि रिसोर्सेज पर सबका राइट हो। लेकिन जब इस लैंड रिफॉर्म पॉलिसी को अप्लाई कर दिया जाता है तो एक नई प्रॉब्लम सामने आती है कि जिन नए फार्मर्स को जमीनें दी गई थी, ना तो उनको बड़े लेवल पर फार्मिंग करने का एक्सपीरियंस था और ना ही उनको कोई ट्रेनिंग वगैरह दी गई थी। और इसी वजह से क्या हुआ कि देश में फूड प्रोडक्शन बहुत तेजी से कम होने लगा। एग्रीकल्चर कोलैप्स होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और गलत इकोनॉमिक डिसीजंस की वजह से देश पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए गए और जिम्बाब्वे एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगा। जब देश के हालात बहुत ज्यादा खराब होने लगे तो यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पर करेंसी नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए ताकि इकोनॉमी को फिक्स किया जा सके। लेकिन बिना किसी प्रोडक्शन और बैकअप के बहुत सारा पैसा मार्केट में आने की वजह से देश में हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम पैदा हो गई। लोगों को अंडों जैसी बेसिक और सस्ती चीजें खरीदने के लिए मार्केट में पैसों के बड़े बड़े बैग भरकर जाना पड़ता था। 2008 तक जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका था जो कि इमेजिन करना भी मुश्किल है, यानी 89.76 ट्रिलियन % पर ईयर। अब बात करते हैं वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा बड़े। लेकिन इसी नेचुरल रिसोर्स की वजह से ये देश पूरी तरह से ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट बन गया। 2008 से पहले जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा थे तो यहाँ की गवर्नमेंट ने तेल बेच बेच कर बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन उस पैसे को फ्यूचर के लिए सेव नहीं किया या फिर मैन्युफैक्चरिंग और बाकी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए यूज नहीं किया, बल्कि देश के लोगों को सस्ती चीजें और हैवी सब्सिडीज देने में खर्च कर दिया। जब तक इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस काफी ज्यादा हाई थे तब तक वेनेजुएला में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 2008 के बाद जब ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा कम हो गए तो उसी के साथ वेनेजुएला की इनकम का जो सोर्स था यानी ऑयल, वो भी सस्ता हो गया और ऑयल एक्सपोर्ट करने से आने वाला पैसा भी लगातार कम होता चला गया। अब यहाँ की सोशलिस्ट गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम ये थी कि ना तो वो लोगों को दी जाने वाली हैवी सब्सिडीज को कम कर सकती थी और ना ही बंद कर सकती थी, क्योंकि उनको ये भी डर था कि ऐसा करने से लोग भड़क जाएंगे और हमारी गवर्नमेंट
पावर से बाहर हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी पॉलिसीज को कंटिन्यू रखने के लिए बिना कुछ सोचे समझे बहुत बड़े लेवल पर पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन पैदा हो गई। पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई, इतनी ज्यादा कम कि लोगों ने पैसे को कचरे की तरह सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया था। तो इन सभी एग्जाम्पल्स के साथ हमें यह समझने को मिलता है कि ज्यादा पैसा प्रिंट करना गरीबी और बाकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा करना फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान कर देता है। मेन बात यह है कि बिना प्रोडक्शन इंक्रीज किए पैसा क्रिएट करने से सिर्फ इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलती है। इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने का जो सही रास्ता है वो ये है कि देश की गवर्नमेंट को वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना, बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करना और देश के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करना। जब देश में बिजनेस ग्रो करते हैं तो बहुत सारी जॉब्स पैदा होती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, मार्केट में हर तरह के प्रोडक्ट ज्यादा कॉमन हो जाते हैं, सेम प्रोडक्ट को बनाने वाले बिजनेसेस के बीच में कंपटीशन रहता है, जिसकी वजह से कोई एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट का प्राइस अपनी मर्जी से इंक्रीज नहीं कर पाता। जो लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं उनको अपने पैसे की वैल्यू का पता होता है, इसलिए वो सोच समझकर उसी चीज पर पैसा खर्च करते हैं जो कि जरूरी हो और अच्छी हो। इस ह्यूमन बिहेवियर की वजह से इकोनॉमी में वेस्टफुल स्पेंडिंग प्रिवेंट रहती है, चीजों के प्राइस कंट्रोल में रहते हैं और इकोनॉमी स्टेबल रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।